110 चिकित्सा शिक्षा पर चर्चा हो रही है, मैं इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की आज़ादी के बाद 1947 से 2013 तक 65 साल में प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा। प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज, एक जयपुर में, एक अजमेर में, एक जोधपुर में, एक उदयपुर में, एक बीकानेर, एक कोटा में और झालावाड़ में, यानी 7 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के राज में 50 साल में खुले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी पहल पर प्रदेश की भाजपा सरकार के दौरान 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई और सभी 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू भी हो गए। भाजपा सरकार के दौरान धौलपुर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, उसका क्या स्टेटस है ये कृपया बताने की कृपा करें। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केंद्रीय सरकार की पहल पर 15 नए मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत किए गए। इसमें टोटल 5,000 करोड़ का खर्चा होगा, उसमें 3,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार देगी और 2,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। परंतु आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण पढ़ा उसमें कहा कि हम 15 मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। अरे भाई, कम से कम ये कह देते कि केंद्रीय सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी ने पहल करके और 15 नए मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत किए, 3,000 रुपये का बजट उसके लिए आवंटित किया। एक शब्द आप लोगों ने इसका नहीं बोला। प्रदेश में आपकी सरकार को आए 27 महीने हो गए, परंतु दुर्भाग्य है कि 15 नए मेडिकल कॉलेज में एक भी कॉलेज के भवन निर्माण का काम अभी तक चालू नहीं हुआ और यहाँ तक कि 4 स्थानों पर बारा, जैसलमेर, करौली और सवाई माधोपुर, वहाँ तो अभी तक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी आप लोगों ने चिन्हित नहीं की। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा कि इन 15 मेडिकल कॉलेज का क्या स्टेटस है और ये कब तक शुरू हो जाएंगे, अपने जवाब में आप निश्चित रूप से बताएं। और जो 7 नए मेडिकल कॉलेज हमारे समय में शुरू हुए थे, उनमें कुल चिकित्सकों के 609 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 319 कार्यरत हैं और 290 पद अभी तक रिक्त हैं। आप ये भी बताएं कि ये जो 290 पद रिक्त हैं, क्योंकि मेडिकल शिक्षा में यदि आधे से ज़्यादा यदि पद खाली रहेंगे तो किस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा होगी, इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से बताएं कि आप ये कब तक ये 290 जो पद हैं वो आप भर देंगे। इसी प्रकार से जयपुर में केंद्रीय सरकार के सहयोग से जो 120 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बना, उसमें ओपीडी तो चालू हो गई, परंतु अभी तक उपकरण नहीं खरीदे गए। जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उनकी व्यवस्था नहीं की गई, स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप अपने जवाब में बताएं कि इसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है, कब तक उपकरण खरीद लिए जाएंगे, संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी और कब तक स्टाफ की नियुक्ति वहाँ पर हम कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, एसएमएस हॉस्पिटल हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लगभग 8-9 हज़ार की ओपीडी यहाँ पर प्रतिदिन है। मरीजों का दबाव कम करने के लिए हमने बिना भेदभाव के, जब हमारी सरकार थी, जयपुरिया हॉस्पिटल दक्षिण में, कांवटिया हॉस्पिटल पश्चिम में, गणगौरी हॉस्पिटल उत्तर में और सेठी कॉलोनी हॉस्पिटल पूर्व में, हमने वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। जयपुरिया में सीटी स्कैन, एमआरआई, 2D इको, टीएमटी व अन्य सुविधाओं के साथ सुपर स्पेशलिटी का उपचार भी प्रारंभ किया और जहां पहले 300 का आउटडोर था, हमारे समय में ये बढ़कर 2500 से 3000 तक का हो गया। परंतु सरकार बदलते ही सुपर स्पेशलिटी की जो सुविधा वहाँ पर थी वो
इस सरकार ने समाप्त कर दी। जयपुरिया में ESCC हॉस्पिटल से MOU हुआ था कि MRI और CT स्कैन की मशीनें उन्होंने जो लगाई, MOU में यह प्रावधान था कि BPL परिवार और वरिष्ठ नागरिकों की जांच निःशुल्क की जाएगी, परंतु 3-3 महीने की वेटिंग और उनकी जांच अब वहां पर नहीं की जा रही है। कोई भी जाता है, अब किसी को MRI करानी है और उसकी 3 महीने की वेटिंग होगी तो वो कैसे इंतजार करेगा। तो लगभग जो BPL परिवार और जो वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क MRI और CT स्कैन होनी थी वो लगभग वहाँ पर ठप पड़ी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ESCC और जयपुरिया हॉस्पिटल में जो MOU हुआ था उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार से कांवटिया में ब्लड बैंक, इकोकार्डियोग्राफी सेंटर, IVF सेंटर सहित अनेक सुविधाएं हम लोगों ने प्रदान की थी और OPD 2000 से बढ़कर के 4000 हो गया था। सेठी कॉलोनी में भी मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, कार्डियोलॉजी की OPD सुविधा, सोनोग्राफी की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई थी। गणगौरी हॉस्पिटल में भी सुविधाएं बढ़ाई गई थी। परंतु मुझे अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो बजट भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए गणगौरी हॉस्पिटल के लिए मैं स्वीकृत करता हूं, और फिर जब बजट का रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने कहा कि एक किशनपोल में नया हॉस्पिटल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृति में जारी करता हूं। अच्छी बात है, पर जयपुरिया, कांवटिया, सेठी कॉलोनी का हॉस्पिटल, भाई हमने जब बिना राजनीतिक भेदभाव के सब सुविधाएं मुहैया सब अस्पतालों में कराई, तो केवल किशनपोल में एक हॉस्पिटल खोल देंगे और गणगौरी हॉस्पिटल में एक वो उसको 50 करोड़ रुपए दे देंगे। अरे भाई ठीक है कि वहाँ आपके कांग्रेस के विधायक हैं, पर जयपुरिया हॉस्पिटल वहाँ मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र और बगरू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों का वहाँ इलाज होता है। इसी प्रकार से कांवटिया में आपके विद्याधर नगर और सिविल लाइन क्षेत्र के लोगों का यानी इलाज होता है। तो उनके लिए भी यदि कोई राशि स्वीकृत करते और सुविधा बढ़ाए जाने की बात करते तो अच्छा लगता, परंतु आपने केवल हवा महल क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ आपके विधायक हैं, गणगौरी हॉस्पिटल में पैसा दे दिया, किशनपोल में क्योंकि आपके विधायक हैं वहाँ आपने 50 करोड़ रुपए दे दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बाकी हॉस्पिटलों ने क्या अन्याय किया है, वहाँ क्या सुविधाएं बनाने की आवश्यकता नहीं थी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब बीजेपी का राज था तो हमने SMS हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के बीच में अंडरपास बनाए जाने का काम किया और आज उसकी अच्छी वाहवाही हो रही है और वहाँ सुविधाएं भी मिल रही है। परंतु उस समय हम लोगों ने ये तय किया था कि मेडिकल कॉलेज और SMS हॉस्पिटल इसके बीच में भी अंडरपास का निर्माण करवाया जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मेडिकल कॉलेज और SMS हॉस्पिटल के अंदर क्या अंडरपास बनाए जाने की आपकी योजना है, और योजना है तो ये कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि ये अंडरपास बहुत आवश्यक है कि वहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। और जैसा कि माननीय आपको पता है कि SMS हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और जिस प्रकार से जयपुर शहर की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से अब वहाँ ज़मीन नहीं है, विस्तार नहीं हो सकता। मेरा एक सुझाव है कि SMS हॉस्पिटल के पास में ही CS का बंगला है और DG का बंगला है, इनको कहीं CS और DG साहब को अपन सिविल लाइन में शिफ्ट कर दें, मुख्यमंत्री जी के आसपास, उनको भी सुविधा रहेगी बुलाने में। और वहाँ यदि ये दोनों बंगले और उसकी ज़मीन यदि SMS हॉस्पिटल को मुहैया करा दी जाए तो वहाँ उसका विस्तार करने में सुविधाएं प्रदान होगी। माननीय SMS हॉस्पिटल हो या अन्य कई जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ आपने देखा होगा हम करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदते हैं और वो काम नहीं आती, खराब पड़ी रहती है, और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी
इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि वो यदि वहाँ जांचें होगी तो उनका कमीशन नहीं मिलेगा। वो बाहर के जो निजी ये जांच केंद्र हैं वहाँ पर जांच लिखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो इस प्रकार की मशीनें जो करोड़ों रुपए हम लोगों ने खर्च किए हैं वो दुरुस्त हो और उनका सही उपयोग हो सके, इसके लिए निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर इन मशीनों को ठीक करवाया जाए। अब आप ये देख रहे होंगे कि जे.के. लोन हॉस्पिटल जो बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर एलर्जी, थैलेसीमिया और विटामिन डी जांच की मशीनें मौजूद है, फिर भी वहाँ टेस्ट नहीं हो रहे। आप जरा पता करें कि भाई आपने यहाँ मशीनें इतनी खरीद रखी है तो इनकी आप क्यों नहीं कर रहे हो जांचें? और वो सीधा SMS में रेफ़र कर देते हैं और वहाँ पर एक महीने की वेटिंग है। जब वहाँ पर एलर्जी की मशीनें उपलब्ध है जांच की, थैलेसीमिया की मशीनें उपलब्ध है, विटामिन डी की जांच की मशीनें उपलब्ध है, तो फिर ये जांच क्यों नहीं हो रही? मैं आपको ये पूछना चाहूँगा। इसी प्रकार से जो SMS हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो माननीय सभापति महोदय लगभग 80 साल पुरानी है। वहाँ कई बार तो छतों से प्लास्टर गिर जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ आग लग जाती है और हम उसकी मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इसका एक परमानेंट मॉनिटरिंग का एक व्यवस्था आप लोग बनाएं। और ये जो 2 करोड़ रुपए की राशि है ना, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये मेंटेनेंस की आप राशि बढ़ाएं और एक परमानेंट व्यवस्था किसी एजेंसी के सुपुर्द कर दें, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करे और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर किया जा सके। इस प्रकार से एक सुझाव मैं और देना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? कि हम जो भी रिक्त पद होते हैं उसके लिए RPSC को अभ्यर्थना भेज देते हैं और उसमें बहुत समय लगता है। तो मेरा ये सुझाव है कि जिस प्रकार अपने नए मेडिकल कॉलेज जो हमने खोले, 7 मेडिकल कॉलेज जो किए, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर हम लोग डॉक्टर्स की नियुक्ति करते हैं। उसी हैं तो इसी प्रकार से यदि जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी ये RPSC के माध्यम से हम भर्तियां करें, ये कोई ब्रह्मा जी का वाक्य नहीं है। इसमें निश्चित रूप से हमें सुधार करना चाहिए और डॉक्टर्स की नियुक्ति डायरेक्ट इंटरव्यू से यदि हो तो जो पद रिक्त रहते हैं और मेडिकल एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में भी यदि इस प्रकार से पद रिक्त रहते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 25-30 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च करते हैं डॉक्टर बनाने में, और उसको यदि प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो डॉक्टर का इलाज, वो मरीजों का इलाज क्या कर पाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आप यदि वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छा निर्णय होगा। इसी प्रकार से मरीजों के और डॉक्टर्स के बीच में आए दिन अपन अखबारों में पढ़ते हैं कि मारपीट की घटनाएं होती है। हमने हमारे समय में जब मैं चिकित्सा मंत्री था तो हमने CCTV कैमरे लगाए जाने का प्रयास किया था और कई जगह CCTV कैमरे भी हम लोगों ने लगाए। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कम से कम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अजमेर का है, चाहे उदयपुर का है, चाहे जोधपुर का है, चाहे SMS हॉस्पिटल है जयपुर का, तो इनमें यदि हम CCTV कैमरे प्रॉपर मात्रा में लगाएं और जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ यदि पुलिस चौकियों का भी हम इंतजाम करें तो निश्चित रूप से ये जो रोज़ आए दिन झगड़े होते हैं इस पर हम सख्ती से रोक लगा पाएंगे। और आपने तो चुनाव घोषणा पत्र में ये घोषणा भी की थी कि हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करेंगे। तो आपका जब जवाब हो तो ये बताएं कि आप ये कब तक ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करेंगे। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जहाँ तक निजी हॉस्पिटलों का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि रियायती दर पर सरकार से ये ज़मीन लेते हैं
ज़मीन लेकर के अस्पताल बनाते हैं, और जिस प्रकार से निजी अस्पतालों में लूट खसोट की जाती है, आपने भी देखा होगा। अभी सरकार ने कोरोना काल में कई निर्देश जारी किए, परंतु निजी अस्पतालों के जो भी नहीं रहेंगी, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5, यानी मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, 5-5 लाख रुपए उन्होंने मरीजों के से वसूल किए। और इतना ही नहीं, यदि कोई मरीज मर गया तो उसकी लाश भी तब तक वहाँ से नहीं उठाई जा सकती जब तक कि उसका पेमेंट पूरा नहीं किया जा सके। तो कम से कम निजी हॉस्पिटल की जो लूट खसोट है उसको दूर करने के लिए आपने रेगुलेटरी बोर्ड बनाए जाने की बात की थी, निजी हॉस्पिटल्स को कि रेगुलेटरी बोर्ड। तो कम से कम वो रेगुलेटरी बोर्ड आप कब तक बनाएंगे ये भी बताएं। और दूसरा, राइट टू हेल्थ, बात तो आप हर बार करते हो, अब के बजट में घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि राइट टू हेल्थ का बिल लाएंगे। 2.5 साल से हम सुन रहे हैं, भाई कब लाओगे, क्या इसी सत्र में लाओगे, जरा ये भी बताने की कृपा करें। इसी प्रकार से देखिए कितनी जोरदार बात है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वो 75 करोड़ रुपए एसएमएस हॉस्पिटल को देना चाहता है। क्या आप इस हॉस्पिटल को और मेडिकल कॉलेज को स्मार्ट बनाइए, परंतु अभी तक प्रस्ताव नहीं बने। 6 महीने पहले आप और शांति धारीवाल जी वहाँ पधारे थे और आपने निर्देश दे के आए थे कि तुरंत प्रस्ताव भेजो, तो क्या हुआ? अभी तक तो प्रस्ताव नहीं आए। अच्छी बात है, यदि प्रस्ताव यदि आ जाएं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि यानी एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि साहब बजट नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा, यहाँ पैसा देने को तैयार है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और अपन उस पैसे का उपयोग नहीं करना चाहते। तो मंत्री जी जरा सख्ती से जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन करो कि अभी तक उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की, और ये व्यवस्था करके और जल्दी से जल्दी प्रस्ताव आए, जिससे कि अब आप वहाँ 15 मंजिल का आईपीडी टावर भी बनाना चाहते हो, वहाँ पर कॉटेज के जो हैं उसको भी करना चाहते हो, कार्डियक सर्जरी का एक अलग से वार्ड 50 करोड़ लागत से बनाना चाहते हो। तो ये सारे काम यदि हों तो उसमें 75 करोड़ रुपए का जो क्या कहते हैं योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। कुछ पैसे सरकार खर्च करे, कुछ वहाँ स्मार्ट सिटी से मिले, तो कम से कम जो हमारा सपना है निश्चित रूप से उसको हम लागू कर पाएंगे। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से दवाइयों की खरीद में, उपकरणों की खरीद में, मशीनों की खरीद में जो लूट खसोट की गई, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते। जान की परवाह किए बिना कि मरीज की जान भी जा सकती है। अब आप देखिए जेके लोन अस्पताल में एलर्जी टेस्ट की 4 मशीनें लगाई गई, और उसमें जब ये पूछा कि भाई ये आपने बिना परमिशन के कैसे लगाई, सरकार से परमिशन नहीं ली, जबकि 25 लाख से ज़्यादा की मशीन कोई खरीदता है तो उसकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो उनका साहब वो दान में आई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दान में मशीन तो 25 लाख की दे दी, पर उसमें जो रिएजेंट वो जो लगता है करोड़ों रुपए का, उसमें वो मनमानी रेट वसूल करते हैं। एमओयू जो हुआ है जेके लोन हॉस्पिटल के प्रशासन से कि जो रिएजेंट जो है उसका वो उसी कंपनी से खरीदा जाएगा जिसने मशीन लगाई है। तो आप ये देखिए कि वो मशीन की कीमत तो निकल ही गई, इसके अलावा वह बंदरबाट जो हो रही है, जिन्होंने ये मशीन खरीदने का कॉन्टैक्ट किया, एमओयू किया, ऐसे लोगों का पता करके उनके खिलाफ निश्चित रूप से आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसी प्रकार से आरटीपीसीआर जांच किट बाजार में कीमत 55 से 100 रुपये और 265 रुपये में उसकी खरीद हो रही है। कोई टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं। और आप ये देखिए कि 5000 जांचें रोज हो रही है एसएमएस हॉस्पिटल में कोरोना काल में जो हुई, और यानी 1 लाख से ज़्यादा जांच एक महीने में, यानी 35 लाख रुपए का नुकसान।
आप इसको देखो भाई कि ये इस प्रकार से कोरोना काल का फायदा उठा करके और इस प्रकार की जांचें ये जो की गई, निश्चित रूप से इसके खिलाफ कौन अधिकारी है, इसको करना चाहिए। और एक तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कि देखिए कि ऑक्सीमीटर की मशीन जिससे ऑक्सीजन नापते हैं, आप इसमें पेन डालोगे तो पेन का भी वो ऑक्सीजन लेवल बताएगा। यानी आप ये देखिए, और इसमें क्या हुआ, आपने इसमें क्या क्या डाला? मैं कह रहा हूं ना, इसमें आप ये डालेंगे तो इसका भी ऑक्सीजन लेवल 95 96 ये मशीन हम आपको ये टेबल राठौड़ साहब कुछ और पूछ रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि ठीक बात है। अभी इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को 17 दिसंबर को लेटर भी लिखा और मैंने उसमें उनको ये कहा बताया कि NIB 499/4299 इनमें 7 कंपनियों ने भाग लिया था ऑक्सीमीटर की मशीन खरीदने के लिए जो टेंडर हुए, उसमें से 6 कंपनियों को कोई ना कोई कारण बता करके डिबार कर दिया और एक BPL कंपनी उसको उन्होंने इसके लिए अधिकृत किया। और उसकी भी आप ये देखिए मजे की बात कि कंपनी के कागजात CE सर्टिफिकेट भी फर्जी थे, टेंडर मैन्युफैक्चरर से मांगा परंतु कंपनी बनाती नहीं और चाइना का माल सप्लाई किया। यूरोपियन C मॉडल होना चाहिए जो कि कंपनी के पास था ही नहीं। टेंडर शर्तों के अनुसार बीडर की सप्लाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। BPL कंपनी ने दिल्ली की किसी फर्म की परफॉर्मेंस उसमें लगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1200 रुपये में रेटें तय की गई, जबकि बाजार में आप यदि जाएं तो 500-600 रुपये में यह ऑक्सीमीटर मिल जाता है। इस तरह ऑक्सीमीटर में 15,000 ऑक्सीमीटर खरीदे गए। RUHS में भी सप्लाई हुए, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई हुए। आप कल्पना कीजिए कि जो निर्जीव वस्तुओं की भी ऑक्सीजन लेवल बताता है, कितना घिनौना मजाक और मरीजों के साथ हुआ होगा। मैं ये टेबल करूंगा तो इसको आप जरा जांच करवाएं कि आखिर ये क्या है। आपको तो मैं इसको पेन डाल के बता सकता हूँ कि देखो ऑक्सीमीटर ये आप देखिए, यानी ये हद है। इसी प्रकार से RMSCL NIB 110 13/2000 मशीन, ये 2020 कैथ मशीन खरीदी आपने। इसमें एक मशीन की लागत 3 करोड़ रुपए में इसका टेंडर पारित हुआ। 6 मशीनों का ऑर्डर दिया गया, जबकि मार्केट में 1,75,00,000 में कई, आप जयपुर के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें देख लीजिए, 1,75,00,000 में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये मशीन लगी हुई है, पर हमने उसको 3 करोड़ रुपए में खरीदा। ये बात सही है कि जो RMSCL जो है उसमें मंत्री जी का हस्तक्षेप नहीं होता, पर आप कम से कम ये जांच तो करो भाई कि आखिर ये घोटाला क्यों हो रहा है आपकी नाक के नीचे। फाइलें मंगवाइए, जांच करिए। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसमें आप देखिए कि 5 कंपनियों ने भाग लिया, 4 कंपनियों को बाहर कर दिया और वही BPL कंपनी जो चाहती है हमारे RMSCL के जो भी कर्ता धर्ता हैं, इसको फिर दे दिया ऑर्डर। इसमें 17 करोड़ की खरीद में 8 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तो जरा इसको भी दिखवाएं कि आखिर ये क्या है। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहूंगा, उसके बाद मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। उनसे संवाद हो गया का? उनसे तो संवाद पूरा हो गया, अब तक तो मेरे से बोले नहीं आप। नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज लिमिट है कि केवल मेडिकल एजुकेशन पे ही बोलना है। बाकी PSC, CSC और राजस्थान में क्या क्या हो रहा है इस पर तो आपने अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगा। पर ये जो मैंने मामले बताए हैं, इसकी निश्चित रूप से आप जांच कराएं। कोरोना काल में किस प्रकार से
यानी मरीजों के साथ खिलवाड़ किया अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने। ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से आप कार्रवाई करेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति ये हंसने की बात नहीं है मंत्री महोदय। आप ये देखिए कि माननीय ये बजट में सरकार ने राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू करने की बात कही थी। सरकार के सराहनीय कदम से राज्य में जनता को अनेक अवसर मिलेंगे, वहीं पर मेडिकल टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि 2018 में हमारे राज्य में एक और नई चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी कहते हैं का एक्ट, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एक्ट 2018 सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित होकर, नोट करिए माननीय मंत्री महोदय, गजट नोटिफाई हो जाने के बाद अब राजस्थान में आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के साथ साथ इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति भी आती है। 14वीं विधानसभा के 10वें सत्र में प्रश्न संख्या 4322 के माध्यम से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह भी जानकारी दी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि 100% हर्बल पद्धति है। ये सरल सस्ती चिकित्सा राज्य की जनता को रोगोपचार के लिए एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रही है। अब हमारे राज्य में इस पद्धति के तेज गति से विकास की आवश्यकता है, लेकिन इस पद्धति के बोर्ड गठन का मामला अभी भी विचारणीय है। बजट घोषणाओं में बोर्ड गठन सहित इस पद्धति के विकास का प्रावधान भी किया जाता है तो राजस्थान की जनता के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2007 से 2017 के बीच में हमारे राज्य में इस पद्धति के गुणावगुण एवं विधिक पहलुओं को जांच के लिए 5 बार उच्च स्तरीय समितियों का गठन हुआ। सितंबर 2017 में कमेटी की दृढ़ अभिशंसा आने के बाद मार्च 2018 में राजस्थान विधानसभा में इस पद्धति के लिए एक्ट बनाया गया। सितंबर 2018 में इस बोर्ड का रजिस्ट्रार नियुक्त करके आयुष भवन प्रतापनगर में इस बोर्ड का कार्यालय भी खोला गया। पिछले 3 वर्षों में अनेक माननीय विधानसभा सदस्यों ने इस पद्धति के विकास के लिए राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया। महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जहां पर इस पद्धति के लिए एक्ट बना है। केंद्र सरकार की समिति आईडीसी ने भी अपनी 5वीं मीटिंग में राजस्थान सरकार की नई चिकित्सा पद्धति के लिए एक्ट बनाने की इच्छा शक्ति प्रकट करने एवं उसे लागू करने के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य में इस कार्य की प्रगति से अवगत कराने को कहा है। मैं समझता हूं कि इस पद्धति के बोर्ड की घोषणा पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और इस पद्धति के विकास हेतु बजट में प्रावधान किया जाए तो राज्य के गरीब लोगों को इस पद्धति का बहुत लाभ मिलेगा। राजस्थान इस पद्धति को मान्यता देने वाला प्रथम प्रदेश होने के कारण इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा में भी राज्य को टूरिज्म का बड़ा अवसर और लाभ मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर भी खड़े होंगे। इसकी औषधियों की खपत बढ़ने से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने जवाब में निश्चित रूप से ये बताएं कि ये पद्धति आप समाप्त करें। कब तक लागू करना चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने अभी मेडिकल डॉक्टर्स की भर्ती की, 2000 की भर्ती निकाली आपने, 6 बार परीक्षाएं रद्द हुई, फिर 7वीं बार में बड़ी मेहरबानी करके सिलेक्शन कर दिया। 2000 में से 1900 लोगों ने आपने ज्वाइनिंग दे दी। आज भी उसमें से मेरी सूचना के हिसाब से 400 साढ़े 400 डॉक्टर्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई वेटिंग लिस्ट है, अब वो जो ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको बार बार में क्यों आप टाइम देना चाहते हो? 6 बार उनको टाइम दे दिया, 7 बार टाइम दे दिया। मेरा ये कहना है कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी करें और जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया उनको
अलग करके और जो बेचारे डॉक्टर्स बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। और इसके साथ साथ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सरकार का इतना पैसा खर्च करवाया, ऐसे लोगों को परमानेंट डिबार करें। कोई अब उनको अपॉइंटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, हर बार एग्जाम में बैठ जाते हैं, ज्वाइन वो पास हो जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मन चाहे स्थान मिला तो ज्वाइन किया और नहीं तो नहीं किया। आखिर पूरे प्रदेश में ये तो आवश्यक नहीं है कि हर डॉक्टर जयपुर में लगे, उदयपुर में लगे, अजमेर में लगे, जोधपुर में लगे। हमारे जो ट्राइबल के क्षेत्र हैं, जो इंटीरियर, जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहाँ पर भी डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो इसमें माननीय मंत्री महोदय हमें सख्ती से इस बात का प्रयास करना होगा और जो इस प्रकार के डॉक्टर्स हैं उनको आप डिबार करिए। ज्वाइनिंग नहीं करते, हम उनको टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम लिमिट में बैठ गया हूँ सब मैं। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह।